अस्सलाम वालेकुम। समझ नहीं आता मैं प्रोग्राम को कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जिन कैंपों में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, हम फंड रेजिंग के लिए भी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन लोगों से भी मिल रहे हैं जो इससे मुतासिर हैं। यकीन कीजिए, मुतासिरीन को देख करके, उनसे मिल करके, उनकी बातें सुन करके कि ये सब वो हैं जो खुद ज़कात दिया करते थे, आज वो ज़कात लेने वालों की लाइन में हैं। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, ये हम कब सोचेंगे? हम ये सोचते ही नहीं कि हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे में नेकियां कूट कूट के भरी, हम गुनाह कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं हैं। क्या बात है कि एक रमज़ान 2005 का था जिसमें ज़लज़ला आया था, और ये 2010 के रमज़ान में हमें सैलाब का सामना है। 2 करोड़ अफराद बेघर हो गए हैं। 2 करोड़ अफराद को 3 वक्त का खाना चाहिए, सर छुपाने के लिए एक ठिकाना चाहिए। ये 2 करोड़ आदमियों का एकदम इंतज़ाम अगर कहीं भी किसी मुल्क में आ पड़ेगा तो यकीनी तौर पे ये बहुत ही बड़ा किस्म का इम्तहान होगा, कड़ा इम्तहान है इस वक्त पाकिस्तान की कौम पर। और मैं सल्यूट करता हूँ पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को जो इतनी तेज़ी के साथ उस वक्त लगी हुई हैं अपनी जिद्दोजहद में, और जिस तरह वो पानी में जा कर के और बस्तियों में, डूबी हुई बस्तियों में से इंसानों को निकाल के ला रहे हैं। मैं अपनी पाक अफ़वाज के लिए सलाम पेश करता हूँ, उनके लिए बहुत सलाम पेश करता हूँ। ये सारा कुछ हम देख रहे हैं इस मुल्क में, लेकिन क्या हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमसे हुआ क्या है? हम ये नहीं सोच रहे कि यार हम रोज़े भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, इबादतें भी कर रहे हैं, और इस मुश्किलात से भी हम नहीं निकल रहे हैं। क्यों? ये तो रहमतों का महीना है, मग़फ़रत का महीना है, यशरा चल रहा है मग़फ़रत का, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाई। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? यकीनी तौर पे, ये मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, कि हमें यकीनी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गए, रूठ गए हैं, क्योंकि हम कभी देखते नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बनाए हुए कवानीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं हम। यानी हम में इतनी बेहिसी आ चुकी है कि इसकी ज़िंदा मिसाल सियालकोट का वो वाक़या है, आप देखें, जिसमें एक हाफिज़ कुरान बच्चे को डंडे सर में मार मार के, और उसके अतराफ़ में लोग खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है, वो सब लोग देख रहे हैं, और हम सब भी देख रहे हैं घरों में बैठे हुए। आज हम ये जो मनाजिर देख रहे हैं, ये इन्हीं हरकतों की वजह से देख रहे हैं। अल्लाह को मनाइए। अगर हम लोग आज पाकिस्तान के लोग जो कि कभी इकट्ठे होकर बैठते ही नहीं, ना असम्बली में इकट्ठे होते हैं, ना कहीं मजमे में इकट्ठे हो जाएं तो बेहिस हो जाते हैं, असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आज इस्तग़फ़ार के लिए भी इकट्ठे नहीं हुए तो भाई इस्तग़फ़ार है हमारे ऊपर। हम सब 17 करोड़ लोग एक साथ आसमान की तरफ मुँह करके माफ़ी मांगे अल्लाह तबारक ताला से, ए हमारे रब, हमसे कोई भूल चूक हो गई है, उसे माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। ये 15 मिनट हमने निकालने हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हमारी कौम, अल्लाह ने बड़ी बहादुर कौम बनाई है, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो इसे झेल लेगी इंशाअल्लाह। और ये मुतासरीन जो आए हैं आज अपने घरों को छोड़कर, ये इंशाअल्लाह अपने घरों पे वापस जाएंगे, अपनी छतों के नीचे जाएंगे, अपनी चार दीवारी में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अपने बच्चों के साथ सुख की ज़िंदगी गुजारेंगे। हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये अपने घर नहीं जाएंगे। ये हमारा अपने आप से वादा है। आप भी वादा करें, हम भी वादा करते हैं। और इस मौजू को लेते हुए इस वक्त हम एक, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मजबूरियां कुछ हैं, समझे ना, हमारे साथ भी और आपके साथ भी, तो हमें डेफिनेटली, जाओ, मेरा आज मजाक का मूड नहीं, चलो। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे हमारी गुफ्तगू इसी बात पे रहेगी कि इस वक्त इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या काम हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, इस सब पे बात करेंगे। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम आ गए वापस जहां मैं आपको छोड़ के गया था। वो गुफ्तगू का वो नुक्ता था कि जिससे इस वक्त हम सब जो हैं, पूरा पाकिस्तान उससे लड़ रहा है।
पूरे पाकिस्तान में सैलाब है, यानी कि किसी एक इलाके में, किसी एक सूबे में नहीं है, सब जगह है। और इस वक्त बेशुमार लोग काम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर जो शिकायतें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि जी NGOs और मुख्तलिफ इदारे तो काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है ना इसमें कहीं कहीं पर जो है ना बहुत बेशुमार शिकायतें हैं लोगों की। हम भी ज़ाती तौर पर लोगों से मिले, लेकिन क्या वजह है कि वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही जिसकी उम्मीद लोगों को है। जिन्होंने वोट दिए, जो वोट दे करके लाए हैं, वो अब अपने इलाके के MPA MNAs को उनको ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वो लोग उनको मिल नहीं रहे। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, नाउमीदी की कैफियत है, लोग बड़ी बेचारगी की हालत में हैं। और हमारी पहली मेहमान भी वो एक खातून है, गो के मौजूदा हुकूमत में वो MPA हैं और इस वक्त उनका ताल्लुक़ जिस जगह से है वो ठट्टा से है। और ठट्टा जो है वो इस वक्त बहुत बड़े एक सैलाबी रेले का मुकाबला कर रहा है। खुदा करे कि वो कामयाब रहें और वो उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचा हो, अल्लाह करे, मेरी दुआएं हैं। और हम चाहेंगे कि हम उनको बुलाएं तो उनसे हम तफसील से बात कर सकेंगे। ख़वातीन हज़रात, हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल बहुत गेस्ट हैं, बहुत अच्छी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगी। ठट्टा से MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा हुमैरा अलवानी। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद शरीफ शो में आपको। शुक्रिया आपका बुलाने का। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका कौन सा इलाका है जहाँ से आप MP? जी मैं हूँ, मेरा ताल्लुक़ है ज़िला ठट्टा से और ये बिल्कुल समंदर के करीब है। मेरे ज़िले ठट्टे की तकरीबन 9 तहसीलें हैं, जिसमें से 8 डायरेक्टली साहिली पट्टी को लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा वो तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल, खास करके 5 हमारी तहसीलें हैं, जिसमें तहसील केटी बंदर, तहसील खारोछाड़, तहसील गोराबारी, इसके अलावा तहसील शाहबंदर, तहसील जाती। वहाँ की जो साहिली पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने इलाके खाली करें, क्योंकि जैसे ही वो समंदर से मिलने जाएगा दरिया तो उसमें जो लहरें उठेंगी और मद्दोजज़र होगा, तो वहाँ जो लोग अगर वहाँ रह रहे होंगे तो उनकी जानों को खतरा हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है हमारे ज़िले में और बहुत ज़्यादा लोग उनको निकाला। अभी तक 77,000 लोग हम निकलवा चुके हैं। आप बता रही हैं पाकिस्तान आर्मी और नेवी बहुत बड़ा पार्ट कर रही है, खुद ही आपने बताया वो बहुत बड़ा किरदार कर रहे हैं उसमें अदा। जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट कहाँ है? गवर्नमेंट की जो शिकायतें हैं, मैं किसी भी चैनल को आप देख लें, हर चैनल के ऊपर जो मुतासरीन सैलाब हैं, ये मैं मानता हूँ कि इतना एकदम अचानक इंतजाम, मगर इसमें अचानक तो नहीं है, ये तो कहाँ से पानी चला है, तो ये कब से पेशेंट गोई थी, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो फिर इसके इंतजाम क्यों नहीं करके रखे हैं? क्या देखिए, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी भी हमारी अपनी है और गवर्नमेंट का ऐसा है। अब देखें ना, अब आप हुकूमत की बात सिविल इंतजामिया का ये अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए मैं खुद वहाँ गुज़िश्ता 1 महीने से वहाँ बैठी हुई हूँ। मैं आपको कल ही की बात बता रही थी कि मैंने कैंपों में वहाँ पे 2 डिलीवरी हुई। 1 महीने से वहाँ बैठी हुई क्यों? काम ही कर रहे हैं हम रिलीफ कैंपों में बैठ के काम इस वक्त मतलब वहाँ आई एम ओवर देयर व्हिच आई वांट टू से जी। और इस वक्त तकरीबन 143 कैंप्स चल रहे हैं जिला ठट्टा में, जिसमें हम 70,000 लोगों को ख्याल रख रहे हैं उनका। 70,000 लोग आप इस वक्त लुक आफ्टर कर रहे हैं जिला ठट्टा में। जी बिल्कुल। लेकिन ये जिला ठट्टे से शिकायतें हैं बहुत सारी आ रही हैं कि जी कैंप में खाना नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो हमारे पास आखिर इंतजामात क्यों नहीं होते और हम मुख्तलिफ हादसा से सबक क्यों नहीं सीखते हैं? हमारे पास जल्दला आया था तो ये अफरा तफरी मच गई थी, हमारे पास मशीनरी नहीं थी ऊपर पहाड़ों में पहुंचाने की, मैं खुद वहां गया, देखा अभी भी हमारे पास यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास इस वक्त तो हम बहुत बड़े डिजास्टर से गुजर रहे हैं। और ये अब हम लोगों में समझ आनी चाहिए कि इस वक्त जबकि हमारे मुल्क में 65% जो है वो 15 साल से कम उम्र के लोग या बच्चे हैं। 65% हमारी पॉपुलेशन 15 साल से कम उम्र की है, तो ये सारे बच्चों को 65% जो है वो 15 साल से नीचे हैं अभी। जी, अभी उनको हमने अच्छी तालीम देनी है, उनको सबसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी हमारी वो बच्चे। जी बिल्कुल, तो ये हमारी जिम्मेदारी। अगर अब देख लें रिलीफ कैंपों में तो शायद बड़े इतने नहीं है जितने आपको बच्चे नजर आए, बिल्कुल बेशुमार बच्चे और भूखे प्यासे। आपको मैं बताऊं, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को की तरफ से ये डेटा आया है कि इस वक्त इन रिलीफ कैंपों में 35 लाख बच्चों की जिंदगी स्टेक पे लगी हुई है। तो ये तो देखे ना, ये तो जिम्मेदारी किसकी है? देखिए पब्लिक को देखिए, हम तो मेरी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से सैलाब आ जाए। और आप गवर्नमेंट है,
आपकी जिम्मेदारी वहां से शुरू हो जाती है जब सैलाब भी नहीं आया, मीलों उसका पता ना हो, तब भी आपके पास इंतजाम इतने पक्के होने चाहिए कि किसी वक्त भी कोई नागानी आफत आ जाए, हम उससे कैसे निपटें। अगर ऐसा ही होगा हर मर्तबा कुछ ना कुछ होगा तो हमारे पास यही होगा, हम भागेंगे अल्लाह ना करे कि ऐसा दोबारा कभी हो, लेकिन इसमें से अल्लाह करे हम निकल आए किसी तरीके से, और शायद इसमें वक्त लगेगा। अभी तो रेस्क्यू का काम चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत मिलके हमारे दूसरे इदारों के साथ कि हम लोगों को निकाल के लाएं। अच्छा, कितने कैंप आपने लगाए हुए ठट्टा के अंदर? जी, मैं आपको अभी बताई थी तकरीबन 143 कैंप्स हैं हमारे पास, जिसमें हमने अभी 77,000 लोगों को रखा हुआ है रिलीफ कैंपों में। 77,000 जो लोग हैं उनको आपने वो कर लिया अभी? जी बिल्कुल। और अभी हमें और टारगेट है कि हम विद इन 2-3 दिन के अंदर हम 40,000 लोग और निकालें, और हम इंशाल्लाह निकाल लेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी नजर मैं तो सिर्फ ये करूँगा, जो इतने NGO और मुखैर हजरात काम कर रहे हैं और जो सियासी पार्टियां भी काम कर रही हैं, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए वो कब होगा ऐसा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से करोड़ों रुपए कमाए, अरबों रुपए कमाए हैं, कोई अरबों ले गया, कोई अरबों खा गया, कोई बैंकों के पैसे माफ़ करवा लिए, किसी ने पूरे की पूरी कंपनियां ले ली, किसी ने पूरे के पूरे जो जिसके हाथ में आया वो ले गया, लेकिन ये वक्त देने का है। ये वो वक्त है जिन्होंने अगर लूटा है नाजायज जायज, लेकिन उनके पास है, तो लिस्ट में तो हैं अभी तक, अलावा 2-3 लोगों के अलावा मैं कहता हूं कि मेरा ख्याल है सदर साहब ने भी दिए शायद 10 लाख रुपए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितने दिए? तकरीबन 10 लाख रुपए उन्होंने दिए। अल्ताफ हुसैन साहब ने दिए? जी बिल्कुल दिए। कुछ लोगों ने दिए हैं, 2-4 लोग हैं पार्टी। बाकी जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनकी मिनिस्ट्रियां रही हैं, 50-50, 60 मिनिस्ट्रियां रही हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो लोग, ये लोग इनको चाहिए था उसका जो अकाउंट ओपन होता वो उनके चेक से होना चाहिए। बिल्कुल, देखें जी, ये उनके चेक से होना चाहिए था, और 50 करोड़ 25 करोड़ इस अमाउंट से कम से कम। देखें जी, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि हम रोल मॉडल हैं, आप भी रोल मॉडल हैं, तो हमने तो पहल करनी है, और पहल तो घर से ही होती है। लेकिन ये सियासतदान तो कोई नए बच्चे नहीं है कि इनको सिखाना पड़ेगा, ये तो बड़े पुराने लोग हैं, बड़े पुराने, कई मर्तबा इख्तिदार में रह चुके हैं। इनको पता होना चाहिए कि जो माल हमने बाहर रखा हुआ है यार हम लोग आकर के दें। 10 लाख रुपए सदर साहब ने दिए, मुझे तो बड़ी खुशी हुई ये कि वो भी मेरी तरह के गरीब आदमी है। देखिए जी, हम सबको इस वक्त अपना दिल बड़ा करने पड़ेगा। आपको पता है कि इस वक्त कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में 18,000 मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ, छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। अब उनके जो मिल्स के ऑनर्स हैं वो सालाना लाखों करोड़ों रुपए एड्स में दे देते हैं। अगर 1 महीना 2 महीना एड ना चली क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन वो पैसा हम इन रिलीफ के कामों में दे दें। इस मुल्क में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि तेल निकालती हैं, ऑयल को ढूंढ रही हैं, वो बाहर की कंपनियां हैं। बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो यहाँ पे बिजनेस आके करते हैं, और ये बाहर की कुछ नहीं, और यहाँ से डॉलर्स की सूरत में निकाल रहे हैं। ये हमारे मुल्क की जमीन से तेल निकालते हैं, उसे डॉलर्स में हमें बेचते हैं। इजाजत मैंने दी है तेल निकालने की? नहीं जी, मैं ये कहती हूँ आज देने का वक्त है। तेल निकालने की इजाजत किसने दी है? जी वो हुकूमत, आप लोगों ने दी है ना। मैं कहती हूँ तो आप उनसे बात करें ना। आप बिल्कुल ये कह रहे हैं, लेकिन देखिए ये तो इंडिविजुअल का भी काम है ना। मैंने ऐसा भी लोग देखे जो कि एक वक्त का खा रहे हैं और एक वक्त का जाके रिलीफ कैंपों में दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जी हमारे पास अगर 2 वक्त का है तो हम एक वक्त उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये वक्त है जब हम शेयर करें, जब हम केयर करें। आज तक हम इस मुल्क को नोचते ही रहे, हम ये कहते रहे कि हमें मुल्क ने क्या दिया, हमने मुल्क को क्या दिया, ये सोचें। और ये वक्त है वो जो आप कह रही हैं कि हमने मुल्क को क्या दिया। बिल्कुल, और अगर हम इस वक्त नहीं देंगे तो फिर शायद कभी हमें अल्लाह भी ना माफ करे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुस्तहिकीन है। आप सोचें वो अपना घर हुकूमत की लगी नहीं रही है, तो लग रहा है आप ऑपोजिशन की है। नहीं जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ एक बतौर इंसान के भी हमारी जो फीलिंग। अच्छा, बतौर हुकूमत नहीं, आप बतौर इंसान बात? मैं बतौर इंसान बात करती हूँ। देखिए जी, इस वक्त बड़ा आसान होता है किसी भी हुकूमत को क्रिटिसिज्म करना और किसी की क्रिटिसिज्म करके किसी को बुरा भला करना। नहीं, बुरा भला तो किसी ने भी उनको नहीं कहा। तो ये बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ी आम सी बात है कि आखिर अगर मेरे घर में 4 मेहमान आने हैं कभी जिंदगी में, तो आदमी 4-6 का तो इंतजाम करके रखता है ना। बिल्कुल जी, सही तो ऐसा इंतजाम, ये मैं कोई इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। किसी गवर्नमेंट के पास हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। देखिए जी, अभी हमारे पास वो डिजास्टर मैनेजमेंट
अथॉरिटी है, अभी वो काम करने शुरू किए हैं। हम उनकी वेबसाइट पे डिटेल देखते हैं तो वो उनके डेटा ये होता है इतने लोग मर गए, इतने बच गए, इतने कैंपों में। अरे भाई आप क्या न्यूज़ एजेंसी हो कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? आपका काम है कि जाओ ग्राउंड पे उतरो और काम करो, आप लोगों को रेस्क्यू करो, आप रिलीफ देखो, आप लोगों को रिहेबिलिटेट करो। उमेरा कोई भी तो ग्राउंड पे नहीं उतर रहा, सब हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। नहीं जी, ग्राउंड पे क्यों नहीं आ रहे? हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं नीचे लोग, और फिर हेलीकॉप्टर का जो फैन चलता है उससे उनके जो गरीबों के थोड़े बहुत कपड़े जिस्म पे वो भी उड़ जाते हैं। जी, झोंपड़े भी उड़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त रिलीफ के कामों के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग रेस्क्यू हो रहे हैं और लोग जो घरों की छतों पे बैठ हेलीकॉप्टर से मैंने देखा आर्मी के नौजवान, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो उतरते हैं हमारे फौजी भाई और जा रहे हैं और कच्चे में, पक्के में, दलदल में, दरिया में, हर जगह से निकाल के ला रहे हैं लोग। तो हम हेलीकॉप्टरों को बुरा नहीं कहते। हेलीकॉप्टर कोई जानदार चीज नहीं है जी, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी। हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो बेस्ट हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कच्चे में उतर के देखे ना जरा, इतने पानी में अब मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा किश्तियों से लोग रेस्क्यू होकर निकलते हैं, किश्तियों में बैठ के उनको निकाला जा रहा है और लोग एक दूसरे की खुद भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, हम कितने बड़े प्रॉब्लम का शिकार होने वाले हैं, हम थोड़ी सी बात को थोड़ा सा समेटते हुए करते हूँ कि ये देखिए अब आ रही है बकरा ईद भी आने वाली है, ईद आएगी, ईद भी मनाने का दिल नहीं कर रहा है ऐसे हालात में। चले वो किसी ना किसी तरह लोग उसको वो करेंगे सेलिब्रेट, चाहे सादगी से करें। उसके बाद बकरा ईद है जो होते ही जानवरों के साथ उसका ताल्लुक है कुर्बानी का, और ये इतना बड़ा हालात पंजाब में, ईस्ट पंजाब में और सारे अपना खैबर पख्तूनख्वा में और अपना क्या नाम है सिंध में, अंदरून सिंध में सारे जानवर मर गए हैं। लोगों के पास जानवर नहीं होंगे, कुर्बानी कितनी महंगी हो जाएगी। उसके बाद ये दालें, चावल, चीनी, आटा, ये सब चीज़ों का आप जब वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नुकसान कहाँ पहुंचेगा। जी बिल्कुल, ये तो शायद अरबों रुपए भी बहुत कम हो, अरबों से भी बढ़ जाएंगे। कहाँ से खाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर अब आपने ईद की बात की तो मेरे जहन में भी ख्याल आया कि क्या हुआ जो इस ईद पर हम बतौर पाकिस्तानी, बतौर कौम हम ना नए कपड़े सिलवाएं और वो हम किसी और को सिलवा के दे दें। बहुत से लोग 4 जोड़े बनाते हैं, 3 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, एक बना लें। सब सोच लें कि हम एक जोड़ा बनाएंगे और एक के अलावा हम जोड़ा नहीं बनाएंगे। ये आप भी दिल में सोच लीजिए, और वो जो पैसे बचें वो आप ज़कात समझ करके या सदका फितरा समझ करके आप रिलीफ कैंप में, जिस पर आपको एतमाद हो, जिनको आप देख रहे हैं ग्राउंड के ऊपर काम करते हुए, उन्हें दें, उनके हाथ मजबूत करें। देखिए बात ये नहीं है कि एतबार बेद, बात यह है कि वाकया तो सच्चा है ना। अगर कोई बंदा या कोई लोग जिन पर आपको एतबार नहीं है वो झूठे हो सकते हैं, लेकिन वाकया और ये सानेहा तो सच्चा है। नहीं देखिए जी, मुतासरीन तो हर जगह मौजूद है, कराची में पहुंच गए। आपको जिसको देना है वो तो खुद जाकर के दें, आप जाके ऐसे दे दें कि आपके दूसरे हाथ को ना पता चले। मैं उमेरा बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी वरना हम भी मुतासरीन में शामिल हो जाएंगे ना, अल्लाह ना करे, पता चले हमें भी एक चैरिटी शो करना पड़ जाए। हम पे बतौर कौम रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। ख़ातिन हज़रात, हमको मजबूरी है, ब्रेक पे जाना है, और आज आप यकीन करें बिल्कुल भी कॉमेडी करने को दिल नहीं कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है कोई बातें जिसमें लाफ्टर आए। पता नहीं क्यों अंदर से एक शर्मिंदगी सी है कि जब तक ये अपने घरों में ना चले जाएं, ये वहाँ जाके हंसने लगें, फिर हम हंसाने के लिए बैठेंगे आपको। लेकिन आज का मौजूद ज़रा थोड़ा सा सीरियस है, हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। अगर जा भी रहे हैं तो बस 2-3 मिनट के अंदर हम वापस आ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर बात करेंगे अपने मेहमान से आगे की सूरत हाल के बारे में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम ब्रेक से वापस आए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मोहतरमा हुमैरा अलवानी साहिबा। और हुमैरा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप उसकी तस्दीक करें। ये क्या हुआ था, एक वज़ीर आज़म साहब जो है उनको ले जा कर के एक जाली कैंप दिखाया गया और चैनल्स ने बताया, मीडिया ने पूरा बताया कि जी उनको मामू बना दिया। तो ये जो उनको मामू बनाया गया, ये एक कैंप में वो गए, वहाँ पर मसनूई से मुराद ये कि थी तो वो जिंदा औरतें, लेकिन वो पुलिस वो वोमेन पुलिस थी, और उन्होंने जो है ना वो बैठी हुई थी कुछ में कैंपों में कुछ और बैठे थे, और कैंप बिल्कुल धुले हुए नए, बिल्कुल इस्त्री किए हुए थे, तो कोई उन पर शिकन तक नहीं थी कि उनमें कोई गया आया है, और बहुत अच्छी चटाई और तकिया और चारपाई वगैरह थी। तो एक चारपाई थी सिर्फ,
जबकि मेरा ख्याल है एक मुतासरीन तो आ ही नहीं रहे होंगे आई थिंक। जी बिल्कुल, वो फैमिली तो ज़ाहिर है पूरी फैमिली आ रही जी, है, जी। तो वो चारपाई अजीब सी लग रही थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल बात यह है कि फिर वो जैसे ही वो चेक दे के गए वज़ीर आज़म साहब, तो इंतहाई शरीफ आदमी है, वो दे करके गए, वो पता चला वो कैंप ही एकदम में गायब हो गया वहाँ पीछे से। उसके बाद वो एक जगह और गए, वहाँ भी उनके साथ यही हुआ, 2 मरतबा वो बेचारों के साथ ये हुआ। अब मुझे लगने लगा लोग उनके साथ इतना मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना हो कोई आकर उनसे कह दे कि चलें भाई आप वज़ीर आज़म नहीं है, वो तो मजाक था जो आपके साथ हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल उनको इतना इंटेलिजेंट होना, वो हैं इतने इंटेलिजेंट, बड़े स्मार्ट हैं, तो वो कैसे उनको ये लेकिन कैसे उनके अंदर सादगी भी बहुत है। आपको पता है वो मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, औलियाओं की, बुजुर्गों की धरती है, तो कुछ सादगी भी तबीयत में है, तो फिर वो सियासत में क्यों आए? वो भरोसा भी कर लेते हैं। अभी नहीं करना चाहिए ऐसे मजाक इस मौके पे, और वो भी रमजान में नहीं करना चाहिए ऐसे मजाक। ये देखिए ना कैसा मजाक है, भयानक, बहुत बेहुदा मजाक था। बड़ी बेहुदा, और इतनी बुरी एग्जाम्पल बनी है ना कि लोग क्या दुनिया में सोच रहे होंगे। नहीं होने चाहिए ऐसा। अब हम लोग जो लोग इन्वॉल्व है ऐसा मजाक करने में, उन्हें निकाल के बाहर करें। बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक गरीब मुल्क हैं, डिक्लेयर हो गए हम कि हम गरीब हैं। इसके बावजूद जब हम बाहर जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, हम जब पेरिस में घूम रहे होते हैं, लंदन में होते हैं, तो हमारी शॉपिंग बैग देख करके वहाँ के लोग हमसे सवाल करते हैं कि जो हमसे कर्जे लेते हो, इमदाद लेते हो, उसका ये करते हो तो ये भी आप मुझे बताइए, एक सोचने की बात है कि बतौर कौम हम कितना पैसा जाया कर रहे हैं। ये शॉपिंगों में। आपको पता है इस मुल्क में 40 करोड़ डॉलरों से ज्यादा का तो सिर्फ औरतों का मेकअप आता है। अभी क्या जरूरत है इतना ज्यादा पैसा? ये तो असेंबली में मैंने देखा, इतनी मेकअप की हुई खवातीन मैंने असेंबली में देखी। हमारे मुल्क में जो चीजें बनती हैं हम उनसे अप्रिशिएट करें, अपने मुल्क की चीजें इस्तेमाल करें। आप करती हैं पाकिस्तान की जी चीजें? बिल्कुल, आई लव। कौन सी आप सुरैया क्रीम लगाती हैं? जी मेरे ख्याल में बहुत सारी क्रीमें पाकिस्तान में बन रही हैं, बहुत अच्छी है। मैं अगर नाम लूंगी तो फिर आपके ऐड चले जाएंगे। आप बोलेंगे जी इश्तिहार चल गया, नाम मत लें, बस छोड़ पी जाए। सारे पाकिस्तानी, मैं समझ गया हूँ, सारे पाकिस्तानी चीजें अंदर से भी पाकिस्तानी हूँ, बाहर से भी पाकिस्तानी हूँ। बहुत अच्छे, मतलब अगर आपका एक्सरे करेंगे तो पाकिस्तान का नक्शा निकलेगा। हो सकता है पाकिस्तान, पाकिस्तानी होना सबसे बड़ी बात है। अगर हम सब ये चीज सोच ले कि हम पाकिस्तानी हैं तो ये सैलाब ही ना आया होता। देखें जी, और ये सोचे कि हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर ही कुछ आफत आ गई है। अब हम अगर पाकिस्तानी हो के पाकिस्तानी की ना मदद कर हम पे आफत क्यों आ रही है? अभी मैंने इसके इंट्रो में एक बात करी ना, हम पूरा तो अभी भी इस सैलाब के आने के बाद भी बाजारों में जो सेब है, जो अंगूर है, जो आम है, जो खरबूजा है, वो एक मेरे अजीज फौत हुए मेरे ख्वाब में आए तो जन्नत में, मैंने कहा यहाँ अंगूर का क्या भाव है? बोल रहे हैं 200 रुपये किलो है। मैंने कहा यार हमारे यहाँ जो है ना 400 रुपये किलो अंगूर मिल रहा है, यानी जन्नत से भी महंगा फल हमारे यहाँ है। नहीं 200 से कम ही हो। प्राइस कंट्रोल आखिर नहीं हो रहा, इसमें पूरा नहीं तोल रहे, मिली हुई चीजें, मिलावट। अभी भी ये हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि जी वो जो ये सैलाब में जो जानवर मर गए हैं, बह गए हैं, उनको भी खरीदने के लिए कुछ लोग वहां पहुंच गए। अच्छा, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जो लोग गोश्त खरीद रहे हैं, ना पहुंचे, कुछ और करने के लिए पहुंच गए? नहीं, इसलिए पहुंच गए कि वो जानवर उठा ले वहां से और उन्हें यहाँ पे ज़िबा करके दोबारा से फिर उनको मतलब उनको बेचा जाए। तो ये एक बड़ी बुरी अलामत है, यानी कि इसी बात पर अजाब आया है, इसी बात की सजा मिल रही है, वही हम रिपीट कर रहे हैं सैलाब में। सारी बातें, महंगाई भी कर रहे हैं, हर चीज हम वो कर रहे हैं जो जिससे अल्लाह तबारक व तआला को वो है, जिद है। सही कह रहे हैं। और इस वक्त मतलब मुर्दा जानवरों का वो क्या करेंगे? मैं तो पूरे पाकिस्तानियों को कहती हूँ खुदा के वास्ते गोश्त खाना तो बंद कर दें, पता नहीं क्या खिलाया जा रहा है हमें। बिल्कुल सही बात है, बल्कि आपको भी मैं बता रहा हूँ कि कैंपों में खाना देने से पहले बिल्कुल पूछे, क्योंकि ये बीमारियां जो आ रही हैं इसकी कोई ना कोई वजह होगी। बिल्कुल, हम सब्जियां खिलाएंगे, सब्जियां खिलाएं, दालें खिलाएं। उसमें क्या करेंगे आप? दालों में तो चलो कोई दांत अंदर कंकर वंकर आएगा, आप निकाल दोगे कड़च पड़च करके, वो तो हो जाता है। सही है। लेकिन आप गोश्त का क्या करेंगे? आप उस गोश्त से तो नहीं पूछ सकते भाई तुम मरे हुए थे कि जिंदा थे जब हमें सोच के ही होल आ रहा है। यहाँ से जानवरों को कारोबार करने वाले लोग भी मुझे कुछ पता चला है, वो पहुंच गए अंदरून सिंध में,
और वो जा करके वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहे हैं उन मजबूर लोगों से जो सैलाब में फंसे हुए, उनसे कह रहे हैं ये मवेशी हमें दे दो, और छोटे छोटे कीमतों पे उनसे जानवर ला रहे हैं, और यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी और फिर ये यहाँ पे खड़े होकर उनको महंगे दामों से बेचेंगे। अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाए। मतलब इस रमजान में वो ये कर रहे हैं? अरे इस रमजान में क्या है, उस रमजान में भी कर रहे थे, पिछले में। वैसे देखे ना, सैलाब तो कोई एक सैलाब तो है नहीं पाकिस्तान में, सही। 3 सैलाब आए हुए हैं। एक महंगाई का सैलाब आया हुआ है, माने आप इस बात को, एक ये सैलाब जो पानी की शक्ल में, और एक सियासत में भी सैलाब आया हुआ है। वो कैसे? हम ये देखें कि हमारे सियासतदानों ने जैसे ही फंड रेज शुरू हुआ, सबसे पहले चाहिए था कि पहला चेक वो डालते सही कह रहे हैं। अपनी तरफ से कि ये जी मेरी तरफ से रिलीफ कैंप के लिए पहला, फिर उसके बाद लोगों से लेते। अब अभी पैसे हमारे पास आए नहीं हैं, अभी हम उसका हिसाब लगा रहे हैं, कोई दे रहा है। ये भी बहुत सही बात है कि बहुत सारे ममालिक देंगे, वो इंस्टॉलमेंट में देंगे, बहुत से किसी और फॉर्म में देंगे, कर्जों में देंगे, कर्जों में देंगे, बहुत सारे होंगे। लेकिन ये हम इमदाद पे क्यों नहीं काम चला लेते, कर्जों पे इतने बजट क्यों है? बिल्कुल, मैं भी इस बात से आपकी तो एग्रीड हूँ कि हम बजाय कि फौरन इवन ऐड भी मांगे, क्या हम बतौर कौम क्या हमारे ज़मीर मर गए कि हम अपने भाइयों की खुद मदद ना कर सके? आप एक तस्वुर करें, अगर हम एक ख़ानदान समझ लें और एक भाई पे आफत आएगी तो क्या दूसरा भाई उसकी मदद नहीं करेगा? आज हम अपने दिल बड़े करें, अगर हम आज देंगे तो अल्लाह हमें 100 गुना वापस देगा। हम एक बार दिल तो अपना खोल के देखें, क्योंकि अल्लाह को बखील पसंद नहीं है, और अल्लाह ने कहा बखील जन्नत में नहीं जा सकता है। तो अगर हमें जन्नत कमानी है तो इसी दुनिया में हमारे पास वक्त है, हम इसी दुनिया में कमा सकते हैं। किसी की मदद करेंगे, अल्लाह हमें एक की जगह 100 करके देगा। बेशक बेशक, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं एक चीज़, आप भी कहीं, आपकी भी गाड़ी कहीं फंस गई थी पानी वानी में कहीं? हाँ जी, वो जाते हैं कामों से तो फंस भी जाते हैं कभी। तो एक खातून तो रही तो बोरची खाने में डर जाती हैं बेचारियाँ, तो आप पानी में सैलाब में नहीं जी, मैंने, वो अब तो आदी हो गए हैं, इतनी मुश्किलें पड़ी कि आसान हो गई सब। मैं तो इतनी मुश्किलें पड़ी। जी, अब तो रूटीन है, जिंदगी है, काम होते हैं, काम में प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स में से निकलना है। अब चैलेंज समझ के लेती हूँ, हमें अब इस जो हमारे ऊपर अल्लाह ने ये आफत दी है, तो हम इसको चैलेंज समझें और इस चैलेंज से निकलने का हम रास्ता ढूंढें और इसको अपॉर्चुनिटी में चेंज करें। मैं अपनी ज़िंदगी में भी यही करती हूँ कि जब अल्लाह मेरे ऊपर कोई मुश्किल डालता हो तो मैं सोच लेती हूँ कि ये चैलेंज है, और अब मैं इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज करूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ख़ातिन हज़रात, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन वही जो आपको पता है, मुझे भी और हर चैनल को एक बीमारी है, और हमें अपने चैनल की ज़िंदगी भी प्यारी है, और वो ज़िंदगी जो है वो इश्तिहारात में रखी हुई है। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, बहुत छोटा सा, तकरीबन 1 मिनट का ब्रेक लूँगा, और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अपने अगले मेहमान के साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं। तो हमारा इंतज़ार कीजिएगा, कहीं बच जाएगा, अभी आ रहे हैं वापस फ़ौरन। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़ातिन हज़रात, गुफ्तगू, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि गुफ्तगू करें और बताएं आपको कुछ बातें, जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो फील्ड में इस वक्त वर्क कर रहे हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, जो, और इस वक्त पाकिस्तान का हर आदमी इस सैलाब के लिए काम कर रहा है। हम किसी को नहीं कह सकते वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा, सब कर रहे हैं, और सब अपनी अपनी जगह पर बेहतर काम कर रहे हैं, जिसका जितना एरिया बनता है, जिसका जितना हक बनता है, अलावा सरमायादारों के और उन लोगों के जिनकी शिकायतें आ रही हैं, जो ज़मींदार हैं, जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, उन्होंने अपने घर, अपने बैंगलोस, अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बेशुमार लोगों को जो है ना पानी की नज़र कर दिया। ये एक अफसोस की बात है। उनकी ज़मीनों को क्या होना था, ज़मीनें तो वहीं रह जाती, अगर वो उसको कट ना मारते तो क्या प्रॉब्लम था, मुझे समझ नहीं आता है। और इसी बातों में मैं मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मैं इंटरव्यू देख रहा था कि उनकी ज़मीन पे कट लगा और उनका सारा का सारा जो है ना वो तबाही आ गई उस तरफ। बलूचिस्तान हमारा जो सूबा है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है और उसे बहुत इमदाद की भी ज़रूरत है, तवज्जो की भी ज़रूरत है। वहाँ के लोगों को इस वक्त हमारे प्यार की भी ज़रूरत है। हमें सब चीज़ें उनको डिलीवर करनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करना है ये सारा, और हमें करना पड़ेगा।
और इस वक्त बलूचिस्तान से जो फनकार ताल्लुक़ रखते हैं, जो उस इलाके से हैं, वो भी अपने अपने तौर पे सारे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक स्टार टीवी का, इस स्क्रीन का एक स्टार है, एक हमदर्द इंसान, अपनी ज़ात में खुद वो कितनी मेहनत कर रहा है और कितने हालात और वाक़यात के वो खुद करीब है। उससे हम बात करने के लिए अपने उस मेहमान को, मौजूद मेहमान को यहाँ बुला रहे हैं। ख़ातिन आज़ाद, आपकी भरपूर तालियों में ज़हमत दूंगा जनाब मोहतरम अय्यूब खोसा साहब। अय्यूब खोसा साहब, मैं आपको शरीफ शो में खुशामदीद कहता हूँ। सर थैंक यू। और यकीन कीजिए कि मैंने आपको टेलीविज़न पे देखा है, एक दो प्रोग्राम्स आप जो ये सैलाब के हवाले से मैंने आपको देखा सुना। तो इस वक्त हम सब का एक ही जैसा हाल है, हम सब इन्वॉल्व भी हैं, हम सब मुतासिर हैं, हम सब दुखी हैं और हम सब परेशान हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कहे कि जी मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं है। कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं आप। जी सर। आपका इलाका बहुत डैमेज हुआ है, आपके कुछ इलाके तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। बिल्कुल। तो वो कौन कौन सा एरिया है अय्यूब भाई? उमर भाई, मेरा क्योंकि ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद से भी है और डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद से भी है। और जाफराबाद तो बहुत ज़्यादा डैमेज, बहुत ज़्यादा। और फिर इत्तेफाक ये है कि जहाँ से टोड़ी बंद टूटा है वो हम डायरेक्टली उसी के फ़्लो में हैं, क्योंकि जहाँ पे टोड़ी बंद है वहाँ से वो टर्न लेता है दरिया। तो एक तरफ उसके अली वाहन है, बल्कि आगे जाके अली वाहन है और टोड़ी थोड़ा सा ऊपर है। तो जहाँ से टर्न लेते हैं वहाँ से टोड़ी जो है ना वो टूटा है, क्योंकि प्रेशर सारा टोड़ी के ऊपर था। तो जब टोड़ी टूटा है तो उसने फिर वो उसके सामने जितने भी वो एरियाज़ हैं, वो किसी ज़माने में नेचुरल फ़्लो रहा है दरिया का। तो वो बहुत कहते हैं कि 100 साल के बाद या 150 साल के बाद उसने दोबारा अपना वही रास्ता उसने लिया है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। और फिर ज़ाहिर नेचुरल उसमें था, नेचुरल उसमें, लेकिन ज़ाहिर अभी वहाँ पे शहर आबाद हुए, वहाँ पे गांव देहात आबाद हुए, वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें आबाद की। तो दरिया तो फिर उसने देखा नहीं किसी को। जैसे इसका नाम शेर दरिया है, तो शेर धाड़ता हुआ अपने कछार से निकला है और जो उसके सामने आया उसको जो है ना वो चीरता। क्या ये बात सही है जो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने फरमाया कि उनकी ज़मीन को जो है ना वो उनको कट करके वो जाफराबाद, उन्होंने बताया कि वो सारा बह गया और ये हुआ, वो सारी बात जो सुनी है उसमें कहाँ तक आप क्या समझते हो, वो सच्ची बात है? देखिए बात ये कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं, बहुत ही काबिल एहतराम हैं। लेकिन जो जैकाबाद बाईपास बना, अब वो उसी फ़्लो पे ही वो बना। ये मैंने पहले भी ये बात की थी, वो उसी फ़्लो पे ही बना, लेकिन कहीं कोई ब्रिज नहीं था। अगर कहीं ब्रिज बना भी था तो वो एक सिम नाला है, और वो पानी ये इतना ज़्यादा था कि वो सिम नाला उसके सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। सही बात है। गलती शुरू से ये हुई कि पानी को रोका गया, वो स्टोर हो गया और उसने एक हाइट ले ली और वो अब हाइट अगर वो 10-15 फीट या 16 फीट या 20 फीट का हाइट ले ले और फिर वो टूटे तो बहुत बड़ा प्रेशर, तो वो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। तो ये इसका फ्लो यही बनता था कि ये ठुल और फिर जैकाबाद के ऊपर वाला हिस्सा और फिर ये डेरा अलायार के नीचे की तरफ से ये उस्तामद और गड़ी खैर और फिर ये हमल और मंछर तक किसने जाना था। तो चाहिए ये था, मैंने बल्कि ये कहा था मैंने कि ये हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। अभी भी बहुत क्या कहते हैं ऐसे लोग मौजूद हैं कि खुदा करे कि ये पानी चला जाएगा, खुदा करे कि ज़मीनें दोबारा आबाद होंगी इंशाल्लाह। इस लाइन को दोबारा इन्होंने देखना है। आप मुझे ये बताइए अभी इलाके की पोजीशन क्या है, क्या वहाँ पे चीज़ों की फौरी ज़रूरतें हैं ताकि वो चीज़ें वहाँ पहुँचें और ये बात की अवेयरनेस आए लोगों को कि आप वहाँ से क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए उमर भाई, बात ये है कि बहुत से लोग तो निकल गए हैं। ठीक, वो जिस तरह से निकले हैं वो जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो मुझे लग रहा था जैसे जो हमने फुटेज देखते हैं 1947 की, तो बहुत से लोगों ने कहा कि शायद उससे भी कहीं ज़्यादा है कि कुछ चीज़ उठाने की वक्त नहीं मिला। बिल्कुल नौबत ही नहीं आई, नौबत ही नहीं आई कि किसी चीज़ को सेव कर सकें, ले जा सकें। सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें निकल आई जो जिंदा थी, यानी इंसान और जानवर ये लोग बाहर निकल आए और पीछे जो उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी उसमें से वो कुछ नहीं निकाल सके। मतलब मैं ये नहीं कि मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी मिसाल भी यही है कि मैं भी इस तरह से निकल आया हूँ कि मेरे, आप यकीन कीजिए, जब मैं कराची पहुँचा हूँ तो मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं थे, मैं नंगे पाँव था। अल्लाह ताला। फिर ये इस तरह से हम लोग सब निकले हैं। ज़ाहिर एक इस तरह की एक इमरजेंसी हुई कि और फिर जब मेरे इलाके में पानी आया वो रात का वक्त था और रात को तो फिर लाइट का मसला भी एक बहुत बड़ा, कुछ नजर नहीं आ रहा था कि पानी किस तरह से आ रहा है। मतलब एक मेरे गांव में बस एक चीखो पुकार थी, यानी इस तरह की चीखो पुकार थी कि मैं हम लोग समझ रहे थे कि क़यामत है।
बल्कि अभी तक भी उमर भाई मुझे लगता है कि शायद मैं आप उससे बाहर नहीं निकले? नहीं, मैं नहीं निकला हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, अभी भी शायद मैं उसमें ख्वाब में हूँ, मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने अपनी आंखों से कभी ये भी फिल्मी होती हैं, इस तरह के ड्रामेटाइज सीक्वेंस होते हैं। उमर भाई मतलब ये टोड़ी बंद का टूटना, हुमैरा जानती हैं कि ये क़यामत का एक वो समा कि हम लोग एक जगह पे जब पानी आ रहा था और मैं, मेरा बेटा और मेरा छोटा भाई, हम लोग एक जगह खड़े थे और पानी बहुत ही उसके साथ प्रेशर के साथ बह रहा था। तो मुझे बेटे ने कहा कि अबू ये इस तरह से पानी आ रहा है, आप यकीन करें जैसे बोरी में से किसी ने सांप निकाले हो बेशुमार और वो हर तरफ से निकल के आ रहे हो। पानी इस तरह से आ रहा था, हम बिल्कुल वहाँ से यूँ भागे, लोग इस तरह से भागे। बल्कि मेरे साथ यहाँ पे एक बंदा मौजूद है, ये भी वहाँ मौजूद था। एक कार वाले वहाँ पे आए, छोटी सी कार थी उनके पास ही, मेहरान, 2 बाप बेटा थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पानी तो अभी यहाँ से गुजरा है तो रास्ता बन जाएगा, हम चले जाएंगे घर। बहुत से लोगों ने उनको रोका कि ना जाओ, उन्होंने अपनी गाड़ी उस पानी में डाल दी, सड़क मौजूद थी। वो सेंटर पे जाके वो लगा जैसे खिलौना उठा है यूँ। अब सिर्फ ये सूरत हाल है कि जो गांव जैसे जैकोबाद का शहर है, डेरा लायर का शहर, पानी भरा हुआ है। हाँ, वो ये कट गए हैं, आपके नेशनल उससे कट गए हैं, मतलब जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने अपने गांव में छतों पे मौजूद हैं। वो इसलिए मौजूद हैं कि वो वहाँ पे चोरियाँ बेशुमार हो रही हैं, लूटमार बेशुमार हो रहा है। इस सिचुएशन में लोग चोरियां कर रहे हैं यार, फिर खुदा का अज़ाब क्यों नहीं आएगा? देखिए उमर भाई, मैं हैरान हूँ कि अब गौसपुर में इमदाद नहीं पहुँच रही उन लोगों के पास, लेकिन चोर डाकू पहुँच रहे हैं, कश्तियों में पहुँच रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं। गौसपुर में फिर लोग पकड़े भी गए, चोर डाकू पकड़े भी गए। लेकिन आप ये देख लें, उसके बावजूद बहुत अफसोस की बात, पूरे इलाके में ये हालात हैं। ख़वातीन हज़रात, मेरी तो एक बहुत ही छोटी सी हैसियत है कि मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि हालात जो बताते हैं, जो मीडिया बताता है कि एक एक दौरे पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, किचन का खर्चा जो है वो 10 लाख का है, किसी का 20 लाख का है, किसी का 50 लाख का है। खुदारा, अब अपने खर्चे और किचन को थोड़ा सा समेट लीजिए, अपना दस्तरखान ज़रा थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा सा आप दस्तरखान अपना कम करेंगे तो जो एक बड़े 2 करोड़ लोगों का खाना जो है वो उसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी, हुकूमत को खुद को हेल्प हो जाएगी। अपने आप को सादगी में लाइए। लोगों को इस बात का बड़ा शऊर आ चुका है, मीडिया ने दे दिया है कि लोग समझ गए कि ये फजूल खर्ची है और ये फजूल खर्ची नहीं है। तो वो मत करें कि लोग आप पे एतराज़ करें, इस पे ज़रा सा गौर कीजिए। मैं समझता हूँ कि गौर करने के लिए वक्त चाहिए होता है, वक्त मैं आपको दे देता हूँ। हम ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक में आप सोच लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान की कौम के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो आते हैं ब्रेक के बाद और मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू। ये तो जो आनी थी क़यामत वो लोगों ने झेल ली, निकल गए, बह गए, बच गए, रिलीफ कैंप्स में पहुंच गए। अब बड़ी मेहरबानियाँ, लोगों ने एक दूसरे का साथ भी दे दिया, जिन्होंने लूट लिया उन्होंने लूट लिया। लेकिन ये इसके जो इफेक्ट्स मैं देख रहा हूँ वो हैं इसके बाद जब लोग अपने घरों को वापस जाएंगे और ये पानी चला जाएगा वापस, तो वो जो सर्वाइवल वहाँ से शुरू होगा करना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल फेस है। उमर भाई बात ये है ना कि मैंने आज ये बात करा था, मैंने एग्रीकल्चर जो है वो एक रीढ़ की हड्डी, एक बैकबोन की हैसियत रखता है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी 80% 90% आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी से है। अब हैदराबाद से जो अपवर्ड्स जितने भी शहर हैं वो सारे आपके एग्रो बेस्ड सिटीज़ हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि मतलब मगरिब के बाद वो शहर जो है ना सिर्फ शहरी वहाँ पे रह जाते हैं और आसपास के गांव देहात के लोग निकल जाते हैं। वो कारोबार उसी ज़मीन से बेस्ड है। तो शहर पर आपके किसी काम के नहीं अगर आपका एग्रीकल्चर डैमेज हो जाए। तो ये इसने आपके बैकबोन को तोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आपसे पहले ये बात इनसे कर चुका हूँ कि हमें बहुत बड़ा खुराक का मसला आएगा, जानवरों का मसला आएगा, बहुत बड़ा। क्योंकि आप देख लें कि आपका राजनपुर, डेरा गाजी खान, कश्मोर, कंदकोट, जैकोबाद, हमारे फिर जफराबाद, नसीराबाद का एरिया, ये बहुत बड़ा एक उसकी कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक में। अयूब भाई, आपकी माशाल्लाह बड़ी लाइकिंग है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, कैरेक्टर्स भी आप बहुत अच्छे करते हैं, एक्टर भी आप बहुत अच्छे, इंसान भी बहुत अच्छे। आपके जहन में क्या है, क्या ऐसा होना चाहिए कि हम लोग करें, हम अपने तौर पे भी कुछ करें वहाँ पे जा करके, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? आपके पास क्या इसका वो है? देखिए उमर भाई, मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं और आप सिर्फ इमदाद जमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम झोलियाँ लोगों के पास सामने जाके फैला सकते हैं, हम अपना कटोरा ले सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि खुदा ना हमारी मदद करें। लेकिन
जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, जो सड़कों की बात कर रहा हूँ, गांव देहातों को आबाद करने की बात कर रहा हूँ, जो बिजलियाँ कट गई हैं, जो लोगों की हालत ख़राब हो गई है, उसको आपने आबाद करना है। अगर आप उसको आबाद नहीं कर सकेंगे तो इमदाद आप कहाँ लेके जाएंगे भाई? कहाँ लोगों के पास आप इमदाद लेके जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने रिहेबिलिटेशन का काम करना है। देखिए रबी, सबसे बड़ा मसला ये देखिए एक रबी का सीज़न आ रहा है। अगर इस रबी में आप लोगों को इतना भी काबिल कर लें कि जी 25% वो ग्रो कर सकें, 25%, जहाँ वो 100% ग्रो करते हैं, 25% अगर वो ग्रो कर सकें तो आने वाली खरीफ के लिए वो थोड़ा बहुत अपने बाप वो कर लेंगे, थोड़ी बहुत स्टोर अपनी कर वो लेंगे। कमर को सीधा सीधा कर सकते हैं। इस वक्त हुआ ये है उमर भाई कि टोटल लोगों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। ये वो सीजन था, ये वो सीजन था, तो तमाम इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। यानी यहाँ तक भी जो लोगों के पास बचत थी, लोगों ने कहा कि यार ये भी लगा दो, आप करते हो ना, बिल्कुल सही। तो यार ये भी लगा दो। 3 महीने के सीजन है यार, सीजन है। सर ये सितंबर अक्टूबर से दोबारा हमने चावल काटने का मौसम था। सही। जो आपने जून में ग्रो किया था वो आप सितंबर अक्टूबर में काटते, तो आपने टोटल अपना लगा चुके हैं। अच्छा, उनकी सारी चीज़ें, माल मवेशी उनका बह गया, जो ज़मींदारा करने वाले लोग थे उनके ट्रैक्टर फंस गए, ट्रैक्टर उनके बह गए, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट चली गई। कहाँ से कंपनसेट करेंगे? मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अच्छा आप कंपनसेशन करें और प्रॉपर आप अपनी एग्रीकल्चर को अपने पाँव पे खड़ा होने दें। आपकी बात में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे आप ये चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को, जिन लोगों को अगर फाइनेंशियली मेरा वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, या उनको 20,000 25,000 रुपये दे रही है, तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें इन लोगों को, जो किसान, हमारी जो ज़राई, हमारी जो क़ुव्वत है, मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को इनको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद देनी चाहिए ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। उनके कहने का मकसद दूसरा बिल्कुल मैं अक्रॉस द बोर्ड मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आज किसी ने कहा कि जनाब जाफराबाद से किसी ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे MPA साहब को या MNA साहब को फ़ंड दिया जा रहा है, अब वो पर्चियाँ दे रहे हैं कि जी फ़लाँ को दो, फ़लाँ को दो, फ़लाँ को दो। वो तो फिर वो पसंद नापसंद आ गया ना। उसमें फिर ये हो जाता है कि जिन्होंने, अब उनको पता है कि जी हमें इस गांव के लोगों ने वोट दिया है, हाँ अयूब के गांव के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, इनको तो बिल्कुल नहीं देना भाई। अभी मैं इसमें ये कह रहा हूँ, देखो आपके पास नादरा के पास, आप इलेक्शन कमीशन के पास, आपके पास गांव की टोटल आपके पास वो मौजूद है, लिस्ट है जी इस गांव की इतनी आबादी है, इस गांव के इतने लोग हैं। नादरा के पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप गांव के किसी जो गांव का बड़ा है आप उसको कमेटीज़ में लेना शुरू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी भाई उमर भाई का गांव है, भाई उमर भाई को बुलाएं। ठीक। अयूब भाई का गांव है, अयूब भाई को बुला दे। हुमैरा साहिबा का गांव है, हुमैरा साहिबा को बुलाएं। उनसे पूछेंगे जी आपके गांव के क्या है, क्या कितना एग्रीकल्चर था। आपका मतलब यह है कि इस वक्त अगर तकाजा है वक्त का तो वो है इंसाफ। इंसाफ अगर ये हमने इंसाफ कर दिया इसमें, तो फिर तो हम पार लग जाएंगे। और अगर हमने नाइंसाफियां की तो फिर ये कोई और अजाब बन के हम पे आता है। देखिए नाइंसाफी में फिर लोग ये है कि फिर वो चीजें सियालकोट की तरह अपने हाथ में ले लेते हैं। बिल्कुल सही, वो हुआ है, वो आपके पास मिसालें मौजूद हैं। ये एक रिएक्शन है, इससे पहले वो आपके पास मिसालें मौजूद हैं। कराची में भी हुआ है। हाँ, ये चीज ना करें। जो बात ये है कि जब लोग भूख से मरने शुरू हो जाएंगे तो छीनेंगे। अच्छा अयूब भाई, बहुत ही बाखुदा यकीन कीजिए, मैं अंदर से बात कर रहा हूँ कि मैं तो मतलब ये नहीं कि एक पाकिस्तान से प्यार करने वाला आदमी हूँ बेताशा, मुझे तो हर जगह का दुख होता है यार, बहुत दुख होता है बाखुदा। और मैं जब बलूचिस्तान को देखा है, आपको मैं ना हूँ, रमज़ान है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे शदीद दुख हुआ कि इग्नोर भी हो रहा था वो एरिया, उधर जाना चाहिए हम लोग। और दूसरी बात ये एक एक्टर जब ये इस सिचुएशन में आता है और फेमस, आप माशाल्लाह फेम होंगे अपने इलाके में, जब आप पूरे पाकिस्तान में इतने फेम है तो माशाल्लाह आपके अपने इलाके में फेम होंगे। ऐसी सिचुएशन में कोई हेल्पिंग हैंड्स आपकी तरफ आए एज ए फैन कि यार अयूब भाई प्रॉब्लम में है यार? नहीं यकीनन। देख अयूब, देख मैंने कहा देखिए ये सिर्फ एक अकेले अयूब का प्रॉब्लम नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन बात ये है कि बहुत से आए हैं। मैं सिर्फ अभी से उसमें हूँ कि मेरी खुशी शाह साहब से बात हुई, उसने कहा कि 26-27 तक हम जैकाबाद और शिकारपुर और जैकाबाद को कनेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम जैकाबाद तक चले जाते हैं तो फिर हम काफ़ी जगहों तक हम पहुँच सकेंगे इंशाल्लाह, बहुत जगहों तक पहुंच सकेंगे। वो लोग जो गांव में फंसे हुए हैं या वो उन्होंने डेलिबरेटली वहाँ रह गए कि अपने अमलाक की वो हिफाजत कर सकें, वहाँ तक हम जा सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे फूड नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही, उस तरह से नहीं पहुँच पा रही। बिल्कुल। देखिए ख़वातीन हज़रात, ये बात बड़ी ही काबिल गौर है और अयूब कोसर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें इस वक्त उस चीज़ को बचाना है कि जो फसलें तबाह हो गई हैं, वो लोग अगर बचेंगे तो हम जिंदा बचेंगे, क्योंकि हम उनके ऊपर बेस करते हैं।
तो हमें अपनी ज़राअत को जो है ना मजबूत करना, उनको उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस इलाके में इंसाफ हो, और इंसाफ भी इस तरह का होना चाहिए कि उसकी मॉनिटरिंग हो और बहुत प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अंदर पसंद नापसंद और किसी को इतना इख्तियारात ना दिए जाएं कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। इख्तियारात हमारे हाथ में भी नहीं होते। प्रोग्राम के दौरान में बेख्तियारी ये होती है कि हमें ब्रेक लेना ही पड़ता है, चाहे दिल करता है कि इस मौजू पे बहुत बात करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं और फिर बात करते हैं अपने मेहमानों से। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़ातिन हज़रात, हम बहुत मशकूर है कि आप मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा हुमैरा, और ये आपको जैसा मैंने बताया कि ये ठट्टा से MPA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जनाब अयूब खोसा साहब तो एक हमारी बहुत ही पाकिस्तान के शानदार बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। और इस वक्त मेरे सामने जो अयूब खोसा बैठे हैं, ये वो हैं जो इस वक्त एक तमाम इलाके की तर्जुमानी भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आँखों से देखा है। और ये मैं अयूब भाई सोच रहा था, अभी हम वक्फे में यही बात कर रहे थे कि ये तो अयूब भाई बहुत कॉलेजेस भी तबाह हो गए होंगे। कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 12,000 से ज़्यादा स्कूलें और अस्पतालें नीचे गिर गई हैं। आपको 12,000 स्कूल, कॉलेजेस और आपको हॉस्पिटल बनाने हैं। इसके लिए देखिए, अगर हम इस तरह बनाना शुरू करेंगे एक साथ तो और एक ही लोग उसको वो करेंगे तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट को कि वो प्राइवेट, मैंने वो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है ना। जी जी, अगर आपका मोहल्ला अगर आपके इख्तियार में दे दिया जाए कि यार आप मोहल्ले के बच्चों को भी आपने पढ़ाना है, उमर भाई आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। आपने मोहल्ले में जो छोटा सा क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उसको भी देखना है, सही। और सारी चीज़ जब तब अगर आपके पास अपनी उस मोहल्ले में एक टीम होगी, एक टीम आपकी होनी चाहिए जो तो आपको भी जानती हो। हाँ, तो इसलिए आप गांव के जो लोग हैं, जो गांव का कोई बड़ा होगा, मुखिया टाइप का, उसको उसको शामिल पकड़ना है। करें, शामिल करें, उसको कहें कि जी आप अपने गांव में स्कूल देखें। अगर स्कूल अभी तक नहीं बन पाया या नहीं बन रहा है, उसमें टाइम लग, तो भाई कहीं पे भी बच्चों को बिठाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी हम लोगों को इस वक्त गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो हर इलाके के अंदर टीम्स बनाएं और शहर दे दें मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप्स बना के कि भाई आपको जैकबाबाद को सही करना है, आपको जाफराबाद को करना है, आपको जो है ना लाड़काना को करना है, आपको ठट्टा को करना है, आपको खैरपुर को करना है, जहाँ जहाँ भी तबाही सैलाब आया है। उमर भाई सॉरी, मैं आपकी कथा कर, इस वक्त जो बहुत ज़रूरी बात है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मलेरिया, डायरिया ये इतना फैल रहा है, बहुत ज़्यादा, सारे केस कैंप्स में बच्चों की बच्चे मौत सारे हो रही और है। सारे बच्चे, सारे ये आज 35 लाख बच्चे बताए थे। तकरीबन जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो 35 लाख हैं, और अगर 15 साल का हम रखें तो 1 करोड़ बच्चे कैंपों में। क्या क्या कहते हैं आप, ये जो बीमारियां, मैं इसका ये क्या? कह रहा हूँ कि आज से 10, 15 या 20 साल पहले एयर स्प्रेज हुआ करते थे, जितने भी और बल्कि ऊपर से भी होते थे, हाँ, फजाई एयर स्प्रेज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी इस वक्त बहुत शिद्दत से जो है उसकी जरूरत है एयर कि आप, क्योंकि इतने जानवर मरे पड़े हुए हैं, इतना ताफुल उठ रहा है पूरे इलाके में, मक्खियाँ, उसी से ये बीमारियां पैदा मक्खियाँ मच्छर इतने ज्यादा कि आप बैठ नहीं सकते। सही। एयर स्प्रेस फौरी तौर पे करने चाहिए। बिल्कुल, हमारी ये गवर्नमेंट से इल्तिजा है, अपील है कि इमीडिएटली जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आप एयर स्प्रे कराएं ताकि वो बीमारियां, वो अमराज जो वहाँ फूट रहे हैं वो कम से कम वो तो स्टॉप हो जाएं। और ये छोटे छोटे बच्चे उसमें, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती मुदाफ़त की, तो वो उसका शिकार हो जाते हैं। तो एक तो ये मसला है फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बल्कि वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं उमर भाई एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला, गिलगित बल्तिस्तान के 5 अजला, पंजाब के 8 अजला, सिंध के 19 अजला और हमारे बलूचिस्तान के 7 अजला ये डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। और हमारे मुल्क का जो मुकम्मल तौर पे रकबा है उसका तकरीबन 45% ज़ेरे आब आ चुका है। हमारी 45% ज़मीनों पे जो फसलें थी वो तबाह हो चुकी हैं। अभी हमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर को रिवाइव करना है, हमें अपने गांव गोट जो कि एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि रोड तबाह हो गए हैं, हज़ारों किलोमीटर रोड मुकम्मल तौर पे वॉश आउट हो गए। देखिए इस वक्त सिचुएशन बलूचिस्तान में, पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी तबाही आई है, बहुत तबाह हुआ है और वो भी एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट है जी, मुल्क का, हमारी वो भी रीढ़ की हड्डी है, उसमें से बहुत नुकसान हुआ। तो बहुत काम की जरूरत है पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त। और हम इस वक्त अगर नहीं किए, एक दूसरे का साथ नहीं थे तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। सुनामी आया था जी बिल्कुल, आज वो किस जगह पे आ गए दोबारा? सही, किस बात पे आ गए? क्योंकि उन्होंने महसूस किया हमारे पास प्रोग्राम नहीं है। देखिए हमारा जो
हमारे जो इस वक्त हुकूमतों में उन जगहों पे बैठे हुए हैं जिन्हें लोग सुनते हैं कि यार ये क्या ऐलान करने वाले हैं, इस वक्त उनका बहुत बड़ा करैक्टर है। अगर वो स्क्रीन के थ्रू, मीडिया के थ्रू अगर वो इन्वॉल्व रहें, टच में रहें, और वो ऊपर से ना देखें पब्लिक को, वो नीचे आकर के पब्लिक को देखें, नीचे देखें। ऊपर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो जाता है, नीचे का कुछ और हो जाता है। और जब मैं आपसे आकर के मिलूंगा ना, वो कुछ और होगा, और आप मुझे टीवी पे देखोगे तो कुछ और होगा। वो लाइव के अंदर जो एक्सप्रेशन एक्सचेंज होते हैं वो टीवी में नहीं हो सकते। यकीनन। और एक आदमी जब आपके दरवाजे पे आ जाता ना, आप अपना आधा गम तो जब भी भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये दुखी लोग हैं, मैं जिनको टेलीविजन पे देख रहा हूं, मैं अरबाब इख्तियार को, तमाम उन लोगों को जिनके सियासी असर रसूख हैं, कि खुदा के लिए उनके करीब जाएं, प्लीज आप वहां तक जाएं। यही चीज बहुत बड़ा हौसला होगी। अपने झोपड़े तो वो बनाते रहेंगे सारी जिंदगी, लेकिन इस वक्त उनको जरूरत है कि हम उनके साथ खड़े हों। उमर भाई, इस वक्त 37,000 जो IDPs हैं, जो कि स्पेशली अपर सिंध से आए हैं, अभी जैकबाबाद की बात की, ठुल से और दूसरे इलाकों से आए हैं, अभी वो यहाँ पे मुतासरीन हैं, या हम उन्हें मुहाजिरीन भी कह सकते हैं, क्योंकि 1947 में भी इसी शहर में सबसे ज़्यादा आबादकारी हुई थी और सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन आए थे। आज फिर आए हैं। तो हम ये सोचें कि हम में से इंडिविजुअली, मैंने उठ के कितनी बार उनके पास गई, हम सब एक एक बार गए, क्या गए? मैंने तो अभी कहा कि शहर के लोगों को, जा रहे लोग, वैसे देखने में आ रहा है इस वक्त थोड़ा सा स्लो उठा है, थोड़ा स्लो रिस्पांस था, लेकिन अब इस वक्त पूरी तरीके से नेशन जो है ना, वो एक उसमें आ गई है, एक दूसरे के राब्ते में है। मेरा सिर्फ एक चीज़ की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है। नहीं, वही चीज़ वो चीज़ लैक कर रही है कि मुझे नहीं मालूम कि कैंप्स कहाँ पे हैं। मतलब वो लोगों को कहा कि अच्छा जी आप जाके रहें। किसी को कहा कि जनाब ये इस प्लॉट में आप जाके रहें, किसी को कहा कि जी आप यहाँ चले जाएं। पता चला कि जी वो प्लॉट पे कोई कब्ज़ा था किसी का, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो ये इस तरह से आप उनको प्रॉपरली एक जगह पे सेटल डाउन करें, और उनका एक हिसाब किताब, एक मैप, रोड मैप होना चाहिए उनके पास। मेडिकल इमदाद, डॉक्टर्स, बाकी NGOs, बिल्कुल प्रॉपरली हर कोई। आप वहाँ पे छोटा सा उन बच्चों के लिए स्कूल कायम कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जी ठीक है, बच्चों के हाथ में एक किताब दे दी, आपने कहा कि बेटा आप बस बैठ के पढ़ो, आप वो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हाइजीनिक कंडीशंस को दे सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं तो एक बात, मैंने कल एक और चीज़ देखी थी जिस पर मुझे दुख हुआ था कि बर्तन नहीं है लोगों के पास खाने के, और मैंने देखा कि लोग अपनी चादर में, मैली सी चादर में, गीली सी चादर में चावल डाल के उसी में खा रहे हैं। ये हम जो उनको सामान दे रहे हैं, हम चाहिए कि हम उसमें कुछ प्लेटें भी दें, कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जिसमें रख के वो खा सकें, क्योंकि इस वक्त हर चीज़ हमें ही सोचनी है उनके लिए। उनके तो दिमाग जो है वो अभी इस गम से, इस सदमे से बाहर ही नहीं आए। वो लोग, उनके चेहरों के ऊपर जो खुद बांटने वालों में थे वो आज मांगने वालों में हो गए हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। कपड़ों से लेके, हमें बच्चों की किताबों से लेके, दवाओं से लेके, औरतों के कपड़ों और औरतों की ज़रूरियात की चीज़ें हम उन्हें पहुंचाएं। उसके अलावा हम उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएँ। हम शायद पैसे नहीं दे पा रहे, शायद हम उतना पहुंच हमारी नहीं है, हम अपनी बातों से तो किसी का दिल को ठंडक पहुंचा सकते हैं। हम उनका दुख शेयर कर लें, हम उनकी कहानी सुन लें बैठ के, कि वो बताए कि जी मैं ऐसे आया, मैं इतनी तकलीफों से गुजरता हुआ, उसका आधा गम खत्म हो जाए। इतना करना चाहिए, बिल्कुल सही। मैंने यही बात अभी आपसे की थी कि इतना हमें ज़रूर करना चाहिए लोगों को। देखिए, हम अगर माल से नहीं कर सकते तो हम अपनी शख्सियत ही वहाँ ले जाके पेश कर दें कि भाई मैं इस काबिल हूँ, ये काम मैं जानता हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की है। कोई आज हम सड़कों के ऊपर मांग रहे थे, अपनी शख्सियतें रख दी थी हमने उधर पिछले फुटपाथ पर, और हमारे जहन में ये था कि यार ये हमारे लोग हैं। ये खुदा की कसम, मैं पाकिस्तानी कौम को इतना समझता जानता हूँ, और मुझे मालूम है कि ये इतनी अच्छी कौम है जो हमारी कौम है माशाल्लाह। अगर हम में एक बार जाग गया वो जज्बा जिसकी ज़रूरत है, ये ज़लज़ले में भी जागा था, ये ज़लज़ले से भी ज़्यादा लोग निकलेंगे। और मेरा ख्याल है अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता भी चल रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस काबिल भी हैं, पैसे से नहीं है तो फिजिकली आप कोई काम कर सकते हैं, कोई चीज़ ले जाके रखवा सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, तो प्लीज़ ग्राउंड पर आएँ, तशरीफ़ लाएँ, सब एक दूसरे के साथ कुछ काम करें। हम सब मिलके पाकिस्तान के इन लोगों को, इन 2 करोड़ लोगों को हमने आबाद करना है। और हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए, उमेर जी आपका, अयूब खोसा भाई आपका, मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप इतने कामों में से, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं, मैंने देखा है माशाल्लाह, फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। खुदा ताला आपको इसका अजर दे
और आपको महफूज रखे और आपके घर को, आपकी औलाद को अल्लाह ताला महफूज रखे। और जो आप जो छोड़ के आए हैं वो अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह आपको उससे डबल टिबल इंशाअल्लाह ताला नवाजेगा। अल्लाह मेरी दुआएं हैं, मेरी दुआएं पूरे मुल्क के लिए यार अल्लाह तबारक ताला जितने पाकिस्तान के लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं अल्लाह उन सबको निकाल दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान को इस अज़ाब से निजात दे दे। अल्लाह तबारक ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और ये हमारे जो मेहमान आए हुए हैं ये बाइज़्ज़त तौर पर तंदुरुस्ती सेहत के साथ इज़्ज़त के साथ अपने घरों को वापस जाएँ। आप लोगों की आमद का बेइंतहा मशकूर व ममनून हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू वेरी मच।